गुड मॉर्निंग। तो रेडी है? हेलो, रेडी है? चलिए, हमेशा तैयार ही हैं। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो है सी। तो सी करने के लिए तैयार है? हाँ, सही सही आंसर देंगे तो आप अपने आप को मूल्यांकित कीजिए कि आने वाले 18 जनवरी को क्या आप पेपर को उसका जवाब देकर आएंगे या अपने चेहरे के रंग बदल के आएंगे। क्या करके आएंगे? इससे पहले जो ए और बी दिए गए मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल टेस्ट रहे वो काफी आसान भी दिखे, अच्छे लगे। तो जो ये मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं ठीक इसी पैटर्न पे आपके आने वाले 18 जनवरी को एग्जाम भी होंगे। तो मॉक टेस्ट सी शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट बातें पीछे वाले मॉक टेस्ट में बताई गई, क्या वो सारी चीजें आपको ध्यान में हैं? कहीं ऐसा ना ही होगा ना कि आपके एग्जाम निरीक्षक बैठे होंगे और आपसे ओ मार्क शीट लिखवा लें और आप धनाधन भरना चालू कर दें। नहीं ना? तैयार है? तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और दूसरी बात आज की कि कभी भी ओ मार्क शीट अपने निरीक्षक से मत भरवाइएगा। अगर निरीक्षक कहता है कि भर दे, सीधे नहीं सर हम भर लेंगे, जिम्मेदार आप होंगे तो स्वीकार कर लेंगे। हाँ, नहीं तो ऐसे हालत में अगर ओ मार्क शीट के कोई भी क्रमांक गलत भर दिए जाते हैं तो आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, क्या हो जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में देखा गया है कि जो निरीक्षक होते हैं वही बच्चों को ओ मार्क शीट भर देते हैं। तो ये सारी गलतियां आप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट सी शुरू करें। रेडी है? तो चलिए, रेडी है तो भाग पहला हम लोग देखते हैं। भाग पहला में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला आप जानते हैं कि भाग हमारा क्या होता है? पहला मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता में पहले निर्देश को आप पढ़ेंगे हम सब, इसके बाद देखेंगे कि क्या सही है या गलत है। तो चलिए निर्देश देखते हैं। सभी निर्देश को देखिए ध्यानपूर्वक। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रश्न चित्र के रूप में एक ज्योमेट्री चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र दिए गए हैं ABCD में दर्शाया गया है। दाईं ओर चित्र की ज्योमेट्रीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को याद करें। यानी कि चित्र से क्या करना है? मिलाना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर आंसर को। तो चलिए बताइए पहला आपका आंसर कहां आता है? बी। क्या राइट है बी? चलिए बी। तो दूसरा नंबर ऑप्शन बताइए। दूसरा नंबर डी। डी। तो चलिए तीसरे नंबर पे बताइए। तीसरा नंबर सी। चलिए तो तीसरा नंबर भी आपका सी। चौथा तो चलिए इसमें से चारों आंसर आपके क्या रहे? करेक्ट रहे। कंग्रेचुलेशन। ठीक है। तो अब लेते हैं 4 नंबर यानी कि भाग 2। भाग दो हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है और दाईं ओर दिए गए उत्तर ABCD पर गौर करें तथा
उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन प्रश्न पैटर्न में दिखाया गया है। यानी लुप्त भाग को ढूंढना है। तो चलिए बिना दिशा परिवर्तन किए हुए लुप्त भाग को ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कंग्रेचुलेशन मिल पाता है या नहीं। तो चलिए 5 नंबर का आंसर बताइए। सी, वेरी गुड, सी। 6 नंबर का आंसर बताइए। 6 नंबर, वेरी गुड, ए। चलिए 7 नंबर, 7 नंबर, बी, वेरी गुड। और 8 नंबर, 8 नंबर, ए। चलिए फिर से दोबारा कंग्रेचुलेशन, दूसरे भाग को भी आपने क्या कर लिया, पास कर लिया। तो चलिए तीसरे भाग पे चलते हैं और तीसरा भाग देखते हैं कि तीसरा भाग हमसे क्या पूछ रहा है। तीसरा निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाई ओर ABC यानी कि चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं और किसी दर्पण को AB के अनुरूप रखने पर यानी कि प्रतिबिंब देखना है किससे, दर्पण से। अगर प्रश्न थोड़ा सा केवल समझ में आ गया, केवल एक लाइन हिंट आ गई कि ये चीजें पूछ रहा है, तो आपका ब्रेन कहां जाएगा, सीधे उस चैप्टर पे जाएगा। अब ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब से हमें देखना है कि क्या इसमें आपको कंग्रेचुलेशन मिलेगा या कोई गलती भी कर बैठेंगे। मिल जाएगा कॉन्फिडेंस। तो चलिए 9 नंबर पे देखते हैं। 9 नंबर, डी। 9 नंबर का डी। चलिए करेक्ट, डी। 10 नंबर बताइए। 10 नंबर, बी। चलिए वेरी गुड। 11 बताइए। 11, गुड। लग रहा है कि इसमें भी कंग्रेचुलेशन पा लेंगे। चलिए 12 नंबर बताइए। 12 नंबर, सोच समझ के, करेक्ट, लॉक कर दे। चलिए कंग्रेचुलेशन। तो चलिए भाग चौथे पे चलते हैं और भाग चौथा देखते हैं कि क्या इसमें आपको कंग्रेचुलेशन मिलेगा या एक क्वेश्चन गलत तो कर दो भैया, नहीं करोगे। तो चलो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है भाग 4 का निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाई ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाई ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया गया है। यानी कि क्या है, कटआउट वाला है। तो कटआउट वाले से हमें पकड़ना है कि कौन सा चित्र आता है। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं और उत्तर को ढूंढते हैं। तो अगला हमारा है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर, गुड, सी। 14 नंबर, देखो ये बी भी बता रहे हैं कुछ लोग। चलो डी, सही है, डी। चलिए 15 नंबर बताइए। 15, ए। और 16, 16, बी। चलिए पुनः एक बार कंग्रेचुलेशन। ठीक है, चलते हैं भाग 5 पे। भाग 5 के निर्देश को पहले पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न 17 से 20 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। यानी छिपी हुई आकृति क्या करनी है, ढूंढनी है। पता चल गया कि क्या ढूंढना है, छिपी आकृति ढूंढना है। तो चलिए छिपी आकृति में देखते हैं प्रश्न को कि क्या कर पाते हैं या गलत कर बैठते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का
सही आंसर बताइए। 17 नंबर का सही आंसर ए। गुड। चलिए 18 का बताइए। 18 का भी राइट आंसर सी। और 19 का बताइए। 19 डी। चलिए राइट आंसर डी। और 20 चलिए राइट आंसर सी। पुनः अगेन कंग्रेचुलेशन, आपने 20 प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया। चलिए आगे चलते हैं और हमारा भाग जाता है भाग 6। तो पहले निर्देश को पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आपकी भी आदत रहे क्या, पहले निर्देश को पढ़ने की, ना तो उत्तर देखकर उत्साहित हो जाने की, हाँ यार कितना आसान आ गया। तो ऐसी हरकत मत कीजिएगा, नहीं तो खुशी जो होती है ना बड़ी जल्दी गम में बदल जाती है। तो आसान पेपर को देखकर खुश नहीं होना है, समय उतना ही देना है जितना समय आपसे लिया जा रहा है। कितना? रीडिंग पे 40 मिनट और मैथ पे 1 घंटा और हिंदी पे 20 मिनट, बस इतने में ही डिवाइड करके आप आंसर दे रहे हैं। इससे समय बच जाए तो मैथ में लगा दीजिए, लेकिन मैथ का समय अपने से कम मत कीजिएगा रीडिंग और हिंदी में ले जाकर। तो चलिए 6 नंबर के निर्देश को पहले पढ़ते हैं। निर्देश कह रहा है 21 से 24 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाएं। कहां? प्रश्न पुस्तिका में। क्या? कहां? उत्तर पुस्तिका OMR शीट पे, वो भी कैसे? सावधानी पूर्वक। तो चलिए 21 नंबर का सही आंसर ढूंढते हैं। 21 नंबर का सही आंसर क्या है? सी है। राइट है। सी। दो गो। अच्छा ठीक है, चलिए सी राइट आंसर आपका सी। और 22 का ए। गुड। चलिए 23 का देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन बनाया है, और थोड़ा सा हार्ड भी बन सकता है किसी के लिए। अब जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो हार्ड बनेगा ना। चलिए 24 नंबर बताइए। देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो गए, बी की डी? बी की डी? कौन कौन डी बता रहा है? बता देना चाहें कि आपका राइट आंसर जाता है बी के साथ। अब देख लो काहे नहीं होगा, हो गया ना। यानी कि 2 सफलताएं मिल चुकी है बाकी सबके लिए। कंग्रेचुलेशन कि आप 24 नंबर क्वेश्चन पे भी क्या कर गए? पास कर गए। चलिए आगे चलते हैं भाग 7 पे। भाग 7 पे ऐसे गलती ना हो, आप सावधानी पूर्वक कीजिए। आपके पास उपयोग करने के लिए पूर्ण समय दिए गए हैं, लेकिन आपके अंदर डर आपको डरा दे रहा है। तो डर को मारे किक, डर जाए गेट के बाहर। ठीक है, किक का मतलब समझते हैं ना। तो चलिए अगला भाग हमारा 7 है। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD और से चिन्हित
उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाएं। कहाँ? OMR शीट पे। तो चलिए, ये क्या कह रहा है? समरूप, समान आकृति ढूंढना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कितने बच्चे सही कर पाते हैं, कितने लोग गलत। तो चलिए 25 नंबर का सही आंसर बताइए। सही आंसर बी। चलिए राइट आंसर बी। 26 बताइए। चिड़िया उड़ रही है, लेकिन ये कागज में ही उड़ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। सोच समझ लीजिएगा। चलिए बी, राइट आंसर बी। तो चलिए 27 नंबर, जो आप खूब उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? मोबाइल। क्या उपयोग करते हैं? मोबाइल। तो चलिए आपका राइट आंसर है बी। 28 नंबर प्रश्न का बताइए। 28 नंबर प्रश्न, गुड, राइट आंसर। एक बार बोलो, कंग्रेचुलेशन। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले पायदान पे, और अगला पायदान भाग 8। भाग 8 को पहले पढ़ते हैं। निर्देश को कह रहा है कि प्रश्न संख्या 29 से 32 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में दूसरा चित्र गायब है। प्रथम सेट के 2 चित्रों से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है, यानी सह संबंधता। ठीक है। अब सह संबंधता से बताना है, तो राइट आंसर आप ढूंढिए और बताइए। तो चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा सही आंसर क्या आता है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। सी। चलिए राइट आंसर सी। 30 नंबर भी बता दीजिए। 30 नंबर का ए। ठीक है। 30 का 30 का सर नीचे से ले लिए हैं आप। 29 30 समझे हैं सर इसको। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए यहां जो राइट आंसर है 30 का ए। 30 का ए सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका 30 का ए। चलिए 31 का, चलिए राइट आंसर है 31 का बी। और 32 का राइट आंसर सी। ठीक है। चलिए राइट आंसर, गुड, कंग्रेचुलेशन अगेन पुनः आपको। तो चलिए अगले भाग पे चलते हैं, और अगला भाग हमारा क्या है? 9। अगला भाग है हमारा 9 पे देखिए 9 में क्या कह रहा है। पहले निर्देशन को पढ़ते हैं। निर्देशन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 33 से 36 ऊपर की तरफ 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए प्रश्न चिन्ह दिया गया है। प्रश्न चिन्ह श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे की तरफ उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह की जगह प्रतिस्थापित किया जा सके। यानी कि नीचे पैटर्न से हमें लेकर एक को क्या करना है? पूरा करना है। तो ये क्या है? किससे प्रश्न पूछा गया है? श्रेणी क्रम से। तो चलिए श्रेणी क्रम के 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और क्या इसमें हमें सफलता मिलती है या कुछ लोगों का विकेट गिरता है।
चलिए 33 नंबर का 33 नंबर डी। चलिए गुड, राइट आंसर डी। 34 का भी मिला लीजिएगा। 34 बी। चलिए 34 का बी, गुड। चलिए 35 का 35 का गुड, 35 का आपका सी। और आप चलिए 36 पे बताइए कि 36 का क्या आएगा। 36 का चलिए 36 का डी, राइट आंसर डी, गुड। कंग्रेचुलेशन, एक बार पुनः आपने 36 क्वेश्चनों को क्या कर लिया, सफलता से पार कर लिया। चलिए तो अगला भाग हमारा शुरू होता है, भाग 10। और आपको बता देना चाहे कि आपका टाइम हुआ है 21 मिनट। समझ में आया? किसी भी उत्तर को हम नहीं दे पा रहे हैं, सारे उत्तर को कौन दे रहा है, आप सब दे रहे हैं ना। तो ये कॉन्फिडेंस इतना ना हो जाए कि 18 जनवरी के लिए घातक हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 40 मिनट का सही उपयोग करना है। हम ऐसा इस पैटर्न पे इसलिए आपको कहा जा रहा है क्योंकि हमें अधिक से अधिक समय कहां देना होगा, मैथ्स के प्रश्नों पे देना होगा। क्योंकि हर एग्जाम में मैथ्स के ही प्रश्न बच्चों को फेल और पास कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर मैथ अच्छे से हो गया तो आप समझ जाइए कि आपका हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और आपका मानसिक योग्यता तो बेहतर हो ही जाएगा। इतना तो क्योंकि अधिकतर बच्चों का जो होता है गलतियां वो मैथ से ही होती है, तो मैथ पे स्पेशल ध्यान रखिएगा, गलती आपकी ना। चलिए भाग 10 पे, भाग 10 का निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 40 में ऊपर प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को एक तह से पंच किया गया तथा नीचे की तरफ ए बी शीट चित्रित को दिया गया। यानी कि ये क्या है, कागज फोल्डिंग, कागज को फोल्ड करना, कागज को फोल्डिंग एंड कटिंग। तो चलिए इसमें से इससे ही क्लियर हो गया। तो चलिए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं और इसका राइट आंसर बताइए 37 नंबर का। गुड, 37 नंबर का सी। तो चलिए राइट आंसर 38 का बताइए, 38 का ए। चलिए गुड। तो चलिए 39 का भी बता दीजिए, 39 का ए। चलिए गुड। और 40 का, 40 का चलिए करेक्ट, आपने सफलता हासिल किया, 40 प्रश्नों को हल किया और वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। ठीक है, इसमें दो बच्चों ने क्या किया, एक प्रश्न के लिए चूक हासिल की। ऐसी स्थिति ना हो और आप क्या करें, मॉक टेस्ट को शांतिपूर्वक समय का उपयोग कर बेहतर तरीके से देने का प्रयास करें कि एक भी गलतियां ना हो। कितना भी हार्ड से हार्ड आ जाए और कितना भी इजी से इजी आ जाए, हमें किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका निरीक्षक आपके 1.5 घंटे पेपर या 1 घंटे पेपर कंप्लीट करने पर आपको बाहर कर देगा। आपको बाहर कब किया जाएगा, 1:30 बजे ही किया जाएगा। 1:30 बजे से पहले कोई भी निरीक्षक आपको बाहर नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो जल्दबाजी करने का कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ हम लोग पहले मैथ पे चलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं भाग नंबर 2 पे, मॉडल सेट सी का भाग नंबर 2। आपने मानसिक योग्यता के प्रश्नों को देखा, अब चलते हैं इस प्रश्नों को आराम से आप नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद 1 घंटे का समय लेकर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें आपको प्रश्नों को देखने के लिए समय दिया जाएगा, आपके प्रश्न पढ़े जाएंगे,
बाकी हल करने का थोड़ा सिस्टम अभी हम लोग के पास क्या पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है। उसका प्रयास किया जाएगा कि जब आपके 14 अप्रैल के बाद जब आपके क्लासेस चले ऑनलाइन मोड में, तो आपके पूर्ण रूप से प्रश्नों को हल भी किया जाए। यानी कि अगले सेशन के जो मॉडल सेट होंगे वो हल करके दिए जाएंगे। अभी के जो मॉडल सेट हैं वो केवल आपके सही उत्तरों का जांच किया जाएगा, बाकी आप हल करके अपने प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए भाग सी के खंड 2 पे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और किन्हीं दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है। क्या है? 9 है। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या बताइए। राइट आंसर बताइए ए। अब ऐसे प्रश्नों को आसानी से करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। अगर आप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो समय ज्यादा नहीं लगेगा और आप आसानी से आंसर का जवाब दे पाएंगे। अगर किसी को दिक्कत होती है, प्रश्नों को न समझ में आता है, तो आप अपने संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं और 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की, अब इतना धीरे बोलने का मतलब है कि हर बच्चा अगर नहीं भी क्वेश्चन को देखता है, वीडियो नहीं भी देखता है, तो आसानी से वो सुन के भी लिख सकता है। जैसे क्लास में प्रश्न बोले जाते हैं वैसे ही हम लोग पढ़ने का भी प्रयास करेंगे कि बच्चा वीडियो न देखते हुए भी प्रश्न को लिख ले। ठीक है? तो एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। यदि उसका परिमाप 66 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सी 242। तो आप के लिए 1 घंटे का समय केवल मैथ के लिए निकालने हैं। हम लोग इसे शॉर्ट से शॉर्ट समय में केवल आंसर को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? प्रश्न को स्लोली बोला जाएगा, जैसे क्लासों में बोला जाता है कि हर बच्चा इस प्रश्न को लिख पाए, समझ पाए कि प्रश्न कैसा है। ठीक है? प्रश्न नंबर 43, और देखिए कितना आसान, और ऐसे प्रश्न जब सामने आते हैं तो मन में इतना उत्साह होता है कि भरना ए होता है, भर देते हैं डी। अधिकतर बच्चों को देखा गया है, तो इसलिए आसान प्रश्नों को देखकर मन में उत्साह मत लाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, घाटा हो जाएगा, क्षति पहुंच जाएगी आपके आंसर की। ठीक है? तो प्रश्न कह रहा है 1 से 10 तक की कितनी भाज्य संख्या है? भाज्य और अभाज्य संख्या जानते हैं, तो चलिए कितनी संख्या है? 5। राइट आंसर डी। अब ये मापदंड से लिया गया है। 44 नंबर प्रश्न किससे है? मापदंड से है। कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आया लागत को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? 50%। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा पूछ करके देखना पड़ेगा कि पाई चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि पाई चार्ट को प्रश्न को सुन के नहीं हो सकता है। तो ठीक है, राइट आंसर क्या है? 50। तो 1 घंटा का उपयोग करके हल करने के बाद आप एक बार प्रश्न को देख लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद हल करने के बाद अपने आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है? चलिए 45 नंबर, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे क्या है 85, 100 तो 119 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए।
अब ये प्रश्न कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। और ये थोड़ा सा चैप्टर रिलेटेड है किससे, HCF एंड LCM, लेकिन वो चैप्टर आपके क्या हो गए हैं, हट गए हैं। लेकिन ये बेस है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि विभाज्यता की भी बात आ जा रही है इसमें, तो भाग से भी बात आ जा रही है। तो ये कहां जाकर टच कर सकता है, आपके चैप्टर नंबर 1 पे, जिसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, डी। चलिए, राइट आंसर इसका डी यानी कि 17। ठीक है, आगे अगला जो प्रश्न है हमारा उस पे चलते हैं। और प्रश्न है 46, जिसे क्या कहते हैं, 46। तो चलिए, 46 जब कहे हैं, एक शब्द उपयोग किया गया 46। अब ये 46 कौन सी गणना पद्धति है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गणित को लिखने और पढ़ने की कितनी विधियां हैं। ये आप आंसर क्या होना चाहिए, आपका राइट आंसर कमेंट के माध्यम से दिखना चाहिए कि क्या आप इस बेस को जानते हैं या नहीं। ठीक है, प्रश्न है 31 सही 7/9 को साधारण भिन्न में बदलो। कितना आसान, एकदम भिन्न का आधार से लिया गया प्रश्न। बेस जो 3, 4 में आप ये सारे प्रश्नों को क्या किए होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अब बताओ, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो मन में क्या होता है, उत्साह होता है। और उत्साह क्या कर देता है, गलती करा देता है। तो उत्साह उतना नहीं लाना है प्रश्नों को आसान देखकर, क्योंकि जब प्रश्न पत्र इजी आते हैं उस समय आपके मेरिट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। और जब प्रश्न पत्र हार्ड आते हैं तो मेरिट जो होता है लो हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके 80 सीटों में एक सीट आपको लेने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका एक सीट हो तो उत्साह की कोई जरूरत नहीं है। उत्साह कीजिएगा कब, जब हमारा JNB यानी कि नवोदय का रिजल्ट दिख जाए आपको, और आपको एक मैसेज आ जाए, क्या चीज, कंग्रेचुलेशन। उस समय इतना उत्साह दिखाइएगा कि मम्मी पापा भी उत्साह से क्या हो, झूम उठे। नहीं, छत से मत कूदिएगा, नहीं तो छत से कूदेंगे पैर टूट जाएगा। अब पता दुर्भाग्य होगा तो आप सृष्टि से भी अलविदा कर सकते हैं। तो छत से मत कूदिएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। सी, राइट आंसर सी। चलिए, ये भी देखिए 47 यानी कि जिसे क्या कहते हैं, 47। 47 भी आसान है, लेकिन थोड़ी सी भी अगर लापरवाही किए तो क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। राइट आंसर ए। किसी को कोई कंफ्यूजन, तो प्रश्न को आराम से देख के और आंसर का मूल्यांकन कर सकते हैं, उत्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये केवल दिखाने का केवल माध्यम है कि आपके मॉक टेस्ट यानी कि आने वाले 18 जनवरी के जो पेपर होंगे किस पैटर्न पे आपके आ सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सारे के सारे न्यू पैटर्न पे प्रश्न है, जो आने वाले 2025 18 जनवरी के लिए जो पैटर्न दिया गया था। ठीक है, तो चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गाय क्या है, 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 40 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। तो यहां पे देखिए गाय की जगह क्या लिख दिया है, गांव। यहां पर क्या होना चाहिए, गाय। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गांव का क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना है,
किसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है? गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बताइए उस गाय की क्रय मूल्य क्या था? राइट आंसर सी 800 रुपया। अब इसको हल करके देख लीजिएगा कि 800 रुपया आपका आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20% के घोल के 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? सी। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से हल कीजिएगा, प्रश्न को लिखिएगा और ईमानदारी पूर्वक हल करने के बाद आंसर का मूल्यांकन कीजिएगा कि आपका आंसर इतना आया है कि नहीं। यानी कि आंसर नंबर सी। और इसके भाग में हम चलते हैं। इस भाग का अंतिम, यानी कि इस पेज का अंतिम, पेज नंबर हमारा क्या है? 12। इस पेज का अंतिम प्रश्न 50 क्या है? 50। 50 में क्या कह रहा है? एक पैंट में, सॉरी पेंट है, पैंट नहीं है, पेंट के 25 बक्से 3000 रुपये में खरीदे गए। उस पेंट की धुलाई में 100 रुपये लगे। अब वो खरीदे गए बक्से और 100 रुपया खर्चा किया गया किसमें? धुलाई करने के लिए। तो प्रत्येक को कितने में बेचा जाए कि प्रत्येक पर 16 रुपये का क्या हो? लाभ हो। ये किससे है चैप्टर? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आपको क्या चाहिए? लाभ चाहिए या हानि चाहिए? तो बताइए कि इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए जो करेक्ट हो? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 140। चलिए 140। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, यानी कि अगला प्रश्न है हमारा 51। क्या है? 51 कह रहा है कि एक टैंक में 1250 लीटर पानी ले जाया जा सकता है, तो 16,250 लीटर पानी ले जाने के लिए कितने टैंक की आवश्यकता पड़ेगी? बताइए कितना आसान, कितना आसान पूछ दिया। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13। हल करके बताइएगा, यानी कि 13 12 सर तो बता ही रहे हैं कि 13 है, 11 है, 12 है, हम लोग भी बता रहे हैं, तो हम भी क्या है, चलो हमारा भी सही है। तो यही आदत रहेगी, तो पता चलेगा एग्जाम में बैठे और पड़ोसी कह रहे कि ए का बी का ए, पता चला तुम भी मार दिए गोला। तो इस तरीके से भी गलती क्या होती है? बड़ी ही खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न किससे है? मापन से है। किससे पूछा गया है? मापन से। मापन का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 42.72574 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आगे चले। अब बताओ कितना बढ़िया प्रश्न पूछ दिया, कितना आसान। 702 का 25% कितना होगा? अब ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो मन में लड्डू फूटेगा कि नहीं? मन में इतना लड्डू फूटेगा कि मन ऐसे ही मिठास में बदल जाएगा, और जब मिठास में बदलेगा तो दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए दुर्घटना ना घटे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को धैर्यपूर्वक प्रश्नों के उत्तर में देना होगा कि हम उत्साह ना दिखाएं, और आसान प्रश्नों को भी उसी समय के अंतराल पर बेहतर समय देते हुए हल करने का प्रयास करें। तो चलिए राइट आंसर बताइए इसका। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर
वाई नहीं, बैलून नहीं, अच्छा बैट भी हो सकता है। चलिए 54 नंबर, 74 नहीं 54 नंबर प्रश्न कह रहे कि यदि एक वर्ग की एक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी वृद्धि हो जाएगी। हाँ, एकदम बेस पे पूछा है। अगर जिसको थ्योरी पोर्शन का अच्छा समझ है वो बच्चा क्या करेगा, बता देगा, और जहां थोड़ा इधर उधर कूद फान करेगा वो क्या करेगा, ले बैठेगा। प्रश्न देखने में आसान है लेकिन करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, जिसका बेस सही ना हो। वही तो कहा है ना, बेस का मतलब क्या है, थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सवाल तो सबके आते हैं लेकिन जब थ्योरी से प्रश्न आ जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे बच्चों के हालत खराब कर देते हैं। क्योंकि अधिकतर मैथ्स के जो टीचर होते हैं, एक्चुअली हम मैथ्स के टीचर नहीं है, ठीक है, मैथ्स के जो टीचर होते हैं वो डायरेक्टली कहां जाते हैं, सवालों पे। थ्योरी को थोड़ा सा हिंट लेते हैं और सवाल बच्चे से कराने लगते हैं। और बेस्ट है कि अभी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो विशेष रूप से हम किसका उपयोग करते हैं, थ्योरी पोर्शन का। यानी कि आपको 2 प्रकार के टीचर दिए जाते हैं, एक तो न्यूमेरिकल के लिए और एक थ्योरी के लिए, ठीक है। तो दोनों अगर स्ट्रांग है तो पेपर को तोड़ने के लिए हम भी क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो पेपर आने वाले 18 जनवरी के पेपर को तोड़ देंगे या नहीं तोड़ेंगे? आवाजें नहीं है, सब मरे हुए आत्माएं दिख रही हैं। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में छायाकृत भाग का क्षेत्रफल होगा। कितना बढ़िया सवाल, खुशी खुशी कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर कह रहा है कि किसी धातु के 1 सेंटीमीटर के तौल ग्राम में क्या होगी? अब कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का तौल बताओ ग्राम में, किसमें, ग्राम में बताओ कि भैया कितना ग्राम का होगा। 1 सेंटीमीटर है वो कितना ग्राम होगा? कह रहे कि जबकि उस धातु के 1 घन मीटर की तौल कितनी है, 4000 किलोग्राम है। एक हिंट दे दिया तो आप इससे आप निकाल सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। चलिए प्रश्न नंबर 57 पे चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि यदि ए बी बराबर ए सी और एंगल ए बी सी बराबर 55 अंश हो तो एंगल बी डी सी होगा, ऑप्शन नंबर डी 70। चलिए 58 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 58 नंबर जो प्रश्न है प्रतिशत से पूछ रहा है और काफी ही शानदार प्रश्न है, और प्रीवियस ईयर कभी ना कभी ये प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में सम्मिलित हो चुका है। अब ये किस सन का है ये नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है, हाँ बहुत बढ़िया है, बस काले का है, आने वाला 18 जनवरी का है ना, ठीक है। प्रश्न देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा है, क्योंकि एक बार ये पेपर में आ चुका है, ये पेपर में उठाया गया प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अब किस ईयर का है ढूंढते रहिएगा, ठीक है। आपको केवल हिंट कर दिए, हाँ अब 4 साल अब 5 साल ढूंढोगे ना तो नहीं मिल पाएगा, सब समझ लो।
चलो देखते हैं, यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 हो तो x का मान क्या होगा? कितना मस्त प्रश्न है। प्रश्न है, आंसर है, सॉरी प्रश्न नहीं, आंसर क्या है? ए यानी कि 80। हल करके बढ़िया से देख लीजिएगा, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय कितना इसके लिए निकालना है? 1 घंटा। ये दिमाग में एकदम फिट करके रखिएगा कि मैथ के लिए 1 घंटा हमें देना है। अब भले 1 घंटा से पहले हो जाए, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं, पूरे निश्चिंतता से, धैर्य पूर्वक और करेक्ट आंसर। 20 में 20 प्रश्न क्या होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए। तब समझिएगा कि आपका 80 में 1 सीट किसका है? आपका है। लेकिन अगर प्रश्न यानी कि इस प्रश्न 41 से 60 के बीच अगर एक भी प्रश्न गलती कर दिए, तब तो भगवान से आकर विनती कीजिएगा, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हमारे पेपर को पास कर देना और हमारी इज्जत बचा देना, अन्यथा मम्मी पापा के द्वारा तो हमें प्रसाद मिलेगा। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग पास होने के बाद भी सुनते हैं और फेल होने के बाद भी सुनते हैं। पास हो गए तो अच्छा सुनते हैं, फेल हो गए तो बुरा सुनते हैं। तो हम लोग की आदत है। कोई बात नहीं, कम से कम राष्ट्र निर्माण में इतना तो योगदान दे ही सकते हैं, अच्छा भी सुनकर और बुरा भी सुनकर। कोई टीचर अच्छा भी करे तब भी सुनेगा और बुरा करे तब भी सुनेगा, क्योंकि शरीर के 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो समाज में यानी कि हमारे पूरे भारत में की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 40 करोड़ से भी ऊपर, जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र के रूप में उभरने वाला राष्ट्र बन गया है। तो इसमें इतनी विभिन्नता होते हुए लोगों की मानसिकता एक जैसी कैसी हो सकती है? लेकिन पूरे राष्ट्र के निर्माणकर्ता के रूप में अगर जो होता है वो होता है टीचर। आपके माता पिता कितना भी पढ़े हो, उनके पास समय नहीं होता है आपको पढ़ाने का। आपके साथ बैठ के आधे घंटा 1 घंटा व्यतीत करने का। लेकिन आपका टीचर खुशी खुशी 365 दिन में से कम 210 दिन 20 दिन आपके लिए 4 से 5 घंटा आपका समय देता है। इसे एक प्रोफेशन के रूप में माना जाता है। कुछ लोग मजबूरी की वजह से आ जाते हैं। कुछ लोग जैसे प्राइवेट संस्था में जो टीचर हैं, उनकी आज की स्थिति देखी जाए तो बड़ी ही बुरी है। बुरी क्यों है? क्योंकि उनसे अपेक्षा जो अभिभावक होते हैं बहुत ज्यादा करते हैं। अगर प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चे जाते हैं ना, तो गार्जियन का क्या होता है, यार प्राइवेट वाले को हम पैसा दे रहे हैं और उनपे पूरा का पूरा प्रेशर दिए होते हैं कि हमारे बच्चे में एक भी त्रुटि अगर टीचर के द्वारा अगर अभिभावक को मिल जाती है तो अभिभावक तुरंत क्या होता है, स्कूल के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये प्रोसेस गवर्नमेंट विद्यालयों के टीचरों पे क्यों नहीं है? अब ऐसा क्यों नहीं है? अब सैलरी के बीच देखी जाए तो जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनकी सैलरी और एक प्राइवेट टीचरों की सैलरी, बीएड बीटीसी करने के बाद भी अगर बढ़िया स्कूलों में जाओ तो खूब से खूब कोई स्कूल रहेगा ना 25,000, 20,000, 30,000, इससे अधिक नहीं देगा। कोई बढ़िया स्कूल जिसके पास कम से कम 1,500 2,000 बच्चे हो, 100-200 वाले जो स्कूल वाले हैं वो क्या देंगे? 4 से 5,000 भी देंगे। अब बताओ, बीएड और बीटीसी करने के बाद एक टीचर को अगर इतना मिलता है तो क्या है? लेकिन
उस टीचरों से अपेक्षाएं जो अभिभावक होते हैं कितने ज्यादा करते हैं, कितना बेहतर होगा। लेकिन उस बीएड और बीटीसी वाले के लिए जब एक गवर्नमेंट टीचर बनना होता है तो वहां पर क्या करना पड़ता है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट निकाल कर जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट में इतने बढ़िया बढ़िया टीचर होने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, प्राइवेट की तरफ जाते हैं। अब ऐसी मानसिकता क्यों है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये सब इसलिए हम निकाले हैं कि आज क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो एक युवा की सोच होनी चाहिए और इस पे सोचना चाहिए कि इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो आप आने वाले युवा समय में एक परिवर्तन इस पे जरूर कीजिएगा कि जो गवर्नमेंट टीचर है ना, वो भी नवोदय के टीचर के जैसा पढ़ाए। क्योंकि हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल के हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के हैं, लेकिन इतने बढ़िया टीचर कि पूरा अपने जनपद में ढूंढ दिया जाए तो मिलना मुश्किल है। अभी 11 साल हो गए नवोदय से निकले हुए, लेकिन मात्र एक टीचर को देखा है कि जो नवोदय के टीचर के जैसा मिला। बाकी सब खींच रहे हैं, पटरी को खींच रहे हैं स्लेटर झाड़ के। आप कुछ लोग गेस कर लेंगे, आप कुछ लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी जो संख्या श्रेणी का प्रश्न है ये आपके पैटर्न से क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्न संख्या पद्धति से जोड़कर लिए जा सकते हैं, इसलिए ये प्रश्नों को डाला गया। अब संख्या पद्धति से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि संख्या पद्धति में बेटा सबके सारे के सारे चैप्टर आ जाएंगे। संख्या पद्धति सबका क्या है, बाप है, और जितने हैं चैप्टर वो उसके बेटे हैं। तो संख्या पद्धति से ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे उठाकर डाले जा सकते हैं और कोई भी विद्यार्थी इसका विरोध नहीं कर सकता। अब ऐसे भी विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 साल 12 साल के बच्चे की औकात ही कितनी है, वो खुद अपना पैंट का बटन सही से बंद नहीं कर सकता, तो विरोध क्या करेगा प्रश्नों पे, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर सी 43। गुड। और आज का इस भाग का खंड का दूसरा यानी कि दूसरे खंड का लास्ट प्रश्न क्या है, 60 प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक लड़का रात 11:30 यानी कि क्या है, ये रात का दिन है, रात का समय है या दिन का समय है, ये जानना है। अगर बच्चे अगर जानते हैं पीएम कब लगता है और एएम कब लगता है तो राइट आंसर आएगा, अन्यथा थोड़ी सी मिस्टेक के कारण ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो चलिए, सोता है तथा 6:10 AM बजे जगता है तो कुल कितने घंटे सोया। ऑप्शन नंबर सी। तो क्या ये एक विद्यार्थी के लिए सोने का जो समय है और जितने घंटे का उसने सोने के लिए उपयोग किया गया उसके द्वारा क्या ये सही है, नहीं है। यानी कि एक विद्यार्थी को कम से कम 7 घंटा और अधिक से अधिक 8 घंटा ही सोना चाहिए, अन्यथा जो सोया वो खोया, ठीक है। खंड तीसरा यानी कि भाषा परीक्षण। आप ये जानते हैं कि भाषा परीक्षण को 4 भागों में बांटा जाता है, 1 अनुच्छेद, 2 और 3 और 4 अनुच्छेदों के तहत। एक अनुच्छेद में कितने प्रश्न दिए जाते हैं, 5। तो 5 प्रश्न में पढ़ने से पहले हमें जरूरी होता है गद्यांश को बेहतर तरीके से पढ़ना, क्योंकि अगर आप बेहतर नहीं पढ़ते हैं तो आप अगर इससे प्रश्न पूछ दिए गए शीर्षक से तो आपको गद्यांश फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा।
दोबारा क्या तिबारा भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि अगर सही गद्यांश का शीर्षक नहीं देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक एक गद्यांश को बेहतर तरीके से पढ़िएगा। 20 मिनट काफी ही ज्यादा होता है आप 20 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, तो इसका उपयोग कीजिएगा, ना कि जल्दीबाजी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सफल हो तो जल्दीबाजी किसी प्रकार से नहीं करना है। आप अगर समय से पहले भी कर लेते हैं तो महान नहीं कहलाएंगे, इसलिए जो 2 घंटे का समय दिया गया है उससे 5-10 मिनट पहले अगर हो जाए तो बेहतर है, बाकी जल्दीबाजी करने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। तो चले प्रश्न पहले को देखते हैं और प्रश्न पहले गद्यांश को पढ़ते हैं कि पहला गद्यांश क्या कह रहा है। पहला गद्यांश हमारा कह रहा है, दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी कि वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग विभिन्न विभिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। इंग्लैंड में अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म और शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों होती है। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनका बहुत सारा दूध मिलता है। उनको बहुत सारा दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। चीज का मतलब जानते हैं, पनीर। क्या है? पनीर। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। चले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो 61 नंबर प्रश्न को देखिए। क्या कह रहा है कि लोग पशुओं का दूध पीते हैं। भिन्न भिन्न, गुड। चलिए, स्थानों में ऊंट होते हैं। वेरी गुड। गर्म स्थानों में क्या होते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 63 पे। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है बहुत सारा। चलिए 64 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। आवश्यक है। क्या ना आवश्यक है? गुड। चलिए 65 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि हानि का अर्थ किस समान है। हानि किसके प्रति है? क्षति, यानी कि आंसर नंबर सी। तो चलिए गद्यांश नंबर दूसरे पर चलते हैं और गद्यांश नंबर 2 को पढ़ते हैं। कह रहा है कि अफ्रीका में तेजी से फैल रही केले की बीमारियां लगभग 3 करोड़ लोगों के संकट बन रही है। लोगों के लिए संकट बन रही है जो भोजन और आमदनी के लिए इस पर निर्भर है। तेजी से फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने नीति निर्माणों के साथ एक आपात बैठक की। उन्होंने पाया कि यह बीमारी असाध्य है और इसलिए उन्होंने सख्त उपाय करने का परामर्श दिया, जैसे केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना अथवा पौधों को जला देना। उन्हें लगा कि यदि समय पर कदम न उठाए गए तो यह बीमारी एक महामारी की भांति फैल जाएगी और 90% फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आगे है प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न देखते हैं 66 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि लेखक ने
क्यों कहा कि केले की बीमारी लोगों के लिए संकट बन रही थी? क्या है ये? बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका है, कह रहा है कि यह जल्दी ही फसल को बर्बाद कर देगी और लोगों के भोजन और आमदनी का साधन है। ये क्या सही है? पहला हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर बी। 67 वैज्ञानिकों ने आपात बैठक क्यों की? हाँ, समस्या के समाधान ढूंढने के लिए। 68 नंबर प्रश्न, बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि सभी प्रभावित फसलों को क्या किया जाए? जला दिया जाए या कीटनाशक छिड़काव किया जाए। 69 महामारी का आशय है बहुत शीघ्र फैलने वाला रोग। चलिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सशक्त शब्द का प्रयोग अनुच्छेद में प्रयुक्त इस शब्द के समान होता है? बी स्वाइन फ्लू को फैलने पर बीमारी को फैलने से बचाने के लिए सरकार को सशक्त कदम उठाने पड़े। सख्त कदम उठाने पड़े। ऑप्शन नंबर बी। चलिए गद्यांश तीसरा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? सवेरा होते ही हम बेचैनी से समाचार पत्रों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। समाचार पत्र आने पर ऐसा लगता है मानो शेष दुनिया से हमारा संबंध जुड़ गया हो। प्राचीन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। भला सोचो तो उन दिन खबरें किस प्रकार प्राप्त होती रही होगी। तब मुख्यतः यात्रियों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। यदि कोई विशेष घटना हो जाती थी तो उसका समाचार विशेष संदेशवाहकों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। राजा महाराजाओं के नीति संदेशवाहक होते थे। लाठी में घुंघरू बांध जब कोई संदेशवाहक दौड़ता आता तो लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। यदि समाचार शीघ्र पहुंचाना हो तो घोड़ों का भी उपयोग किया जाता था। यानी कि आज की तकनीकी साधनों के अतिरिक्त एक प्राचीन समय के जो साधन यानी कि दुनिया थी वो किस प्रकार से जुड़ी हुई थी। यानी कि देखो कि आज से अगर 100 साल 200 साल पहले की लोगों की जीवन शैली कैसी थी और जब ये संसाधन की यानी सूचना समाचार पत्र नहीं उपलब्ध हो पाते थे तो लोगों का जीवन कैसा होगा। पता होता होगा कि कहीं किसी के परिवार में किसी का दुर्घटना हुआ, देहांत हुआ और पता चला 2 महीना बाद, सूचना जाते जाते 5 दिन लग गया, 7 दिन लग गया। अब हमारी तकनीकी ने क्या कर दिया, अब तो मिनटों नहीं लगता है, एक कॉल घुमाते हैं और तुरंत सूचना पहुंचा देते हैं। तो वो समय के अनुसार हमें उस काल्पनिक दुनिया में जाना होगा और इस प्रश्न को ढूंढना होगा। प्रश्न नंबर पहला यानी कि 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है इस गद्यांश का पहला। एक अनुभव देखिएगा प्रश्न के साथ। समाचार पत्र आने पर यह मालूम है
पर मालूम पड़ता है कि शेष दुनिया से हमारा संबंध जुड़ गया है। चलिए 72 नंबर, प्राचीन काल में एक जगह से दूसरे जगह तक समाचार पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, वर्ष तो नहीं लगते थे लेकिन दिन लग जाते थे। 73 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा कि प्राचीन काल में इसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह समाचार पत्र भेजे जाते थे, यात्रियों द्वारा। ये नंबर। और 74 नंबर, लोग संदेश वाहक के लिए रास्ता छोड़ देते थे जब वह लाठी में घुंघरू बांधे दौड़ता जाता था, यानी कि डी नंबर। चलिए अगला 75 नंबर। ये गद्यांश कुछ अच्छा बना है क्योंकि इसके जो ऑप्शन है थोड़ा से समय लेते रहे होंगे। चलिए 75 नंबर, घोड़ों का प्रयोग उस समय किया जाता था जब समाचार जल्द से क्या होना था, पहुंचाना होता था, जल्दी पहुंचाना होता था, तो हम क्या करते थे, घोड़े का उपयोग करते थे। यानी कि इस तरीके से ये भी गद्यांश हमारा समाप्त। चलिए चलते हैं लास्ट और आखिरी गद्यांश पे, अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की जलवायु को संक्षेप में मानसून से अभिव्यक्ति किया जा सकता है। मानसून मूलतः हिंद महासागर और अरब महासागर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। यह हवाओं का मौसमी परिवर्तन है, जिसमें सर्दी के 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर और गर्मी के 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। मानसून दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया की विशेषता है और इसका बड़ा आर्थिक महत्व है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण इसे मानसून का जुआ कहा गया है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, शुष्क काल और शीत और ग्रीष्म ऋतु आती है तथा आर्द्र काल में जो मानसून के आगमन और निर्वर्तन को दर्शाता है। विश्व की प्रमुख मानसून प्रणालियों में पश्चिमी अफ्रीकी मानसून प्रमुख है। ठीक है, तो गद्यांश को आपने समझ लिया। गद्यांश क्या कर रहा है, मानसून के बारे में बता रहा है और मानसून से रिलेटेड चैप्टर आप सामाजिक विज्ञान में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ना। तो चलिए पहले उत्तर देते हैं कि क्या ये उत्तर हमारे सही होते हैं या गलत। पहला कहा है 76 नंबर इसका, यानी कि अनुच्छेद 4 का पहला और प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है, भारत की जलवायु को किस एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है। शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए गुड क्या है, मानसून। मानसून का मुख्य स्रोत क्या है, गुड हिंद महासागर और अरब महासागर। 78 नंबर, वाक्य में भारत की जलवायु में की किस प्रकार का शब्द है। की क्या है, आ गया ना, किससे, व्याकरण से। ऐसे गद्यांशों से आपके निकाले पूछे और जा सकते हैं। अगर व्याकरण का जिन बच्चों के पास ज्ञान नहीं है वो बच्चा क्या करेगा, जय सिया राम करेगा, जय हनुमान करेगा, हर हर महादेव करके गोला मारेगा ना। इसलिए बेटा ग्रामर भी रिवाइज करते रहिए। और आपको मौका ऐसा मिला था कि आपको ग्रामर भी चला और गद्यांश भी आपका कंप्लीटली हो रहा है ना। तो इस ऐसे ग्रामर से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और गलती नहीं होनी चाहिए।
चलिए 79 नंबर पे कह रहे कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? हाँ, क्योंकि फसल किस पे निर्भर होती है? मानसून पर निर्भर होती है। 79 का ए। ठीक है, चलिए विश्व में प्रमुख मानसून प्रणालियों में से क्षेत्र सम्मिलित है। कैसा? पश्चिमी अफ्रीका और एशिया ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न यानी कि आंसर नंबर आपका हो जाता है ए। इस प्रकार से हमारे 80 प्रश्न क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। और 80 प्रश्न कंप्लीट होने के दौरान हमने देखा, अपने आप को मूल्यांकित किया कि हम कितने लायक हैं। तो आप कितने लायक हैं? आप लोगों को समझ में आया? तो इसी के साथ फिर अगला मॉक टेस्ट सेट नंबर डी दिया जाएगा। डी दिया जाएगा और आपको क्या करना होगा? डी को मिलाना होगा, हल करना होगा। तो चलिए इसी के साथ सेट नंबर डी के साथ एक बार पुनः आपसे संपर्क जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।